नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका काफी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक चैप के अंदर। हम बात करने वाले आरएसआईटी के मोस्ट 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 12 फरवरी 2023 का जो आरएसआईटी का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आपकी थर्ड क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लास कल ले ली थी, सुबह एंड शाम आपकी दोनों क्लास आई थी एंड आज भी सुबह एंड शाम दोनों क्लास आएंगे एंड रेगुलर जो है आपकी क्लास आती रहेंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपने अब तक उन क्लास को नहीं देखा तो उन क्लास को देख लेना है। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है कि MOOC का एक उदाहरण होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं MOOC होता क्या है। तो MOOC की सबसे पहले फुल फॉर्म पूछी जाती है। MOOC की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, ये फुल फॉर्म काफी बार पूछी जा चुकी है। एंड दोस्तों कल वाली जो क्लास है उसके अंदर में मैंने आपको बताई थी, अगर आपने उस वाली क्लास को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें। तो MOOC का जो उदाहरण होता है उसके अंदर आपको पूछा है कौन कौन सा होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो दिया वो दिया एडेक्स, उसके अंदर दिया ट्विटर, उसके अंदर दिया फेसबुक, उसके अंदर दिया दोनों विकल्प B एंड C। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ट्विटर एंड फेसबुक यानी कि दोनों विकल्प B एंड C। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दोनों वीडियो के अंदर बोला था एंड दोस्तों इस वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ कि अगर आप इस वाले आंसर को देखकर इसमें आंसर लगा रहे हो तो आप इसको मत लगाना, क्योंकि आप जो है इसके अंदर आंसर तो लगा दोगे लेकिन आपको जो एक्सप्लेनेशन है यानी कि समझ में नहीं बैठेगा। अगर समझ नहीं बैठा तो अगर आप वहाँ पर घुमा के थोड़ा सा भी क्वेश्चन पूछ लिया ना तो आप जो है आंसर नहीं लगा पाओगे। इसलिए एक बार समझ लो, तो अगर आप समझ लेते हो तो उसके बाद में जो है आप कैसे क्वेश्चन वहाँ पर हल कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर से संपर्क करता है और सूचनाओं के लिए अनुरोध भेजता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ऐसे पूछ रहा है कि एक ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिस पर आप अपनी क्वेरी सर्च करते हो। क्वेरी सर्च करने के बाद में वो अपने सिग्नल भेजता है। सिग्नल भेजने के बाद में जैसे उसको आपका जो क्वेरी का हल मिलता है वो आपके तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों उसको बोला जाता है वेब ब्राउजर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं कीबोर्ड जो होता है वो आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। इंटरनेट जो होता है वो विश्व का सबसे बड़ा संचार तंत्र है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं वेब ब्राउजर के अंदर एक जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होता है कि वेब ब्राउजर क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं क्रोम जो होता है वो आपका वेब ब्राउजर है, लेकिन गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गूगल जो है वो आपका काफ़ी बार पूछा जाता है गूगल, बिंग, याहू क्या है। तो ये सर्च इंजन है, जबकि मोजिला, फायरफॉक्स हुआ, आपका क्रोम हुआ, ये सारे जो होता है वो आपके वेब ब्राउजर होता है। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि जीमेल में कंपोज पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो। दोस्तों आपको जैसे पता होगा अगर आपने कंपोज पे क्लिक करते हो जीमेल के अंदर तो आप जो है नया संदेश लिख सकते हो। वहाँ पर आप अपने जो और किसी को जिसको भी भेजना चाहते हो उसके लिए आप वहाँ पर संदेश लिखते हो। यानी कि ऑप्शन जो बी है अगर आप इसके अंदर पढ़ोगे यानी कि आप ईमेल पर संदेश लिख सकते हो। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। आपको आई थिंक इसके बारे में पता भी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछा है निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग उपकरण के सही उदाहरण है। आपको इनमें से बताने कौन सा एक पॉइंट के रूप में यानी कि पॉइंटर के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है ट्रैक बॉल, टच पैड एंड माउस। अगला दिया है मदरबोर्ड एंड प्रोसेसर, उसके अंदर दिया मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन एंड स्पीकर, उसके अंदर दिया हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके अंदर दिया पेन ड्राइव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ट्रैक बॉल, टच पैड एंड माउस। इसके में जो है पॉइंटर के रूप में काम करते हैं तीनों। ठीक है, बात करें मदरबोर्ड एंड प्रोसेसर की तो मैं आपको बता दूं मदरबोर्ड एंड प्रोसेसर जो होता है वो आपके सीपीयू का एक पार्ट होता है, सीपीयू में लगे होते हैं। ठीक है, आपको जैसे पता होगा। उसके बाद बात करें मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन और स्पीकर की तो दोस्तों ये सारे जो है वो आपके आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों आउटपुट डिवाइस अगर आपको याद नहीं होते तो मैं आपको एक सीधी ट्रिक बताता हूँ जिसके पीछे भी ER आता हो वो 90% केस के अंदर आपका आउटपुट डिवाइस होता है। जिसके पीछे भी और आता हो वो आपका 90% केस के अंदर आपका क्या होता है एक इनपुट डिवाइस होता है। आप ध्यान रखना, जैसे मॉनिटर है वो उसके अंदर एक आध एक्सेप्शन होता है। जैसे मैंने आपको बोला 90% केस के अंदर वही होता है, मॉनिटर में एंड में और आता है। लेकिन ये जो होता है ये आउटपुट डिवाइस होता है क्योंकि आपके सामने स्क्रीन प्रेजेंट करता है। उसके अंदर प्रिंटर से आपको हार्ड कॉपी मिलता है। प्रिंटर की अगर आप स्पेलिंग देखो, अगर आप प्रिंटर की स्पेलिंग देखोगे तो उसके पीछे ER आता है। हेडफोन जो होता है वो नॉर्मल है। उसके बाद बात करें स्पीकर की तो स्पीकर के एंड में भी ER आता है, जैसे आपको पता होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ऑप्शन डी की हार्ड डिस्क ड्राइव एंड पेन ड्राइव जो होता है वो आपकी स्टोरेज जो होता है डिवाइस होती है, जैसे कि आपको पता होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है। यानी कि MS वर्ड से कौन सा संबंधित यहाँ पे शब्द नहीं है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है क्लिप आर्ट। तो आपको पता है MS वर्ड के अंदर क्लिप आर्ट आपका होता है। उसके हम बात करें हेडर फुटर भी आप लगा सकते हो। हेडर फुटर क्या होता है एक पेज है इसके, अगर आप यहाँ पर कुछ पेज नंबर लिखना चाहते हो, एंड में पेज नंबर लिखना चाहते हो, कुछ भी लिखना चाहते हो तो आपका हेडर फुटर होता है। ऊपर जो लिखा जाता है उसको बोल जाता है हेडर, नीचे लिखा जाता है वो फुटर होता है आपका। उसके हम बात करें बुकमार्क एंड हाइपरलिंक की तो बुकमार्क एंड हाइपरलिंक पे आपका जो है MS वर्ड 2010 के अंदर है, MS वर्ड के अंदर आपका आता है। एंड दोस्तों बात करें प्रेजेंटेशन की, अगर आप ऑप्शन सी देखोगे तो इसके अंदर लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जो होता है वो आपकी पावर पॉइंट के अंदर बनती है, ना कि आपके MS वर्ड से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि इंटरनेट की गति को मापने के लिए इकाई के लिए उसका सही विकल्प चयन करना है। कि इंटरनेट की गति किस में मापी जाती है, तो सबसे पहला है आपके पास बीपीएस। बीपीएस के फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। बीपीएस की फुल फॉर्म होती है बीट पर सेकंड, ठीक है। अगला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है केबीपीएस, तो केबीपीएस की होती है किलोबाइट पर सेकंड, उसके अंदर होती है जीबीपीएस गीगाबाइट पर सेकंड। एंड दोस्तों ऑप्शन डी दिया वो दिया आपको प्रो सभी। एंड दोस्तों ऑप्शन डी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। आपने देखा होगा कि आपका जो नेट चलाते हो तो उसमें केबी बीपीएस के अंदर यानी बी लिखा आता है वहाँ पर, उसके अंदर अगर केबी के अंदर स्पीड आ रही होती है तो केबी के अंदर लिखा आता है, एमबी की आ रही होती है तो एमबी लिखा आता है, एंड जीबी की आ रही होती है तो जीबीपीएस भी आपका जो नेट की स्पीड के अंदर लिखा आता है, ठीक है। उसके हम बात करें यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसा है कि निम्नलिखित में से किसकी भंडार क्षमता सबसे अधिक है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कल भी आया था, इसके अंदर थोड़ा सा ऑप्शन चेंज है बस एक, ठीक है। तो सबसे उसके अंदर आपसे पूछा था सबसे कम वाला, एंड दोस्तों इसके अंदर पूछा है सबसे अधिक वाला। सबसे कम वाला मैंने आपको उसके अंदर बताया था, इसके अंदर भी वापस बताऊंगा। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो दिया आपको सीडीआर। सीडीआर की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, उसके अंदर दिया सीडीआरडब्ल्यू, यानी सीडी रो की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल राइटेबल। उसके में आती है डीवीडी। डीवीडी दो फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क अपने आप में एक फुल फॉर्म है और करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ब्लू रे डिस्क जो है वो आपकी सबसे अधिक भंडारण क्षमता है। दोस्तों सबसे कम जो होती है वो आपकी फ्लॉपी डिस्क होता है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था एंड आज भी बता दिया है। अगला जो क्वेश्चन वो आपको ऐसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एंड्रॉइड उपकरणों में स्क्रीन लॉक होता है। एंड दोस्तों आपको जैसे पता होगा कि अगर आप जिस मोबाइल के अंदर अभी हमारी वीडियो देख रहे हो तो उसके अंदर जो है स्क्रीन लॉक आता है आपका। उसके अंदर में स्क्रीन लॉक जो होता है वो कौन कौन सा आता है, उसके अंदर आपको पैटर्न का भी आता है, नंबर का भी लॉक आता है, पासवर्ड का भी आता है, ठीक है। तो इस प्रकार लॉक होता है। नॉर्मल से क्वेश्चन आपको पता होगा, पैटर्न भी आता है, पिन भी आता है, पासवर्ड भी आता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों एक स्वाइप का भी जो है आपके पास क्या आता है, स्क्रीन लॉक आता है। जैसे आप स्वाइप करोगे आपका फोन अनलॉक हो जाता है, उसके अंदर कोई पासवर्ड नहीं होता, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि आप आधार को बैंक खाते में कैसे जोड़ सकते हो, उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो दिया है नेट बैंकिंग का उपयोग करके, उसके अंदर दिया आयकर विभाग में जाकर, उसके अंदर दिया है पासवर्ड सेवाओं पर जाकर, उसके अंदर दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। अगर आप अपने मोबाइल के अंदर नेट बैंकिंग ऑन कराना चाहते हो तो दोस्तों आपका आधार कार्ड अपने अकाउंट से लिंक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी नेट बैंकिंग ऑन नहीं होगी। तो इस कारण से अगर आपको आधार कार्ड अपने बैंक के खाते से कनेक्ट करना है तो आपको नेट बैंकिंग ऑन करवानी पड़ेगी, यानी नेट बैंकिंग अगर आपने ऑन करवा रखी तो आपका आधार कार्ड जो है वो अपने अकाउंट से लिंक है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको ऐसे बोला कि नीचे दिए गए तालिका में सही मिलान विकल्प का चयन करना है। इसके अंदर सबसे पहला जो कॉलम दिया उसके अंदर दिया सबसे पहले राजदरा, उसके अंदर दिया राजकृष्ण, उसके अंदर दिया राज ई वॉलेट, उसके अंदर कॉलम बी के अंदर दिया है राजस्थान क्लाउड, उसके अंदर दिया मेघ राजस्थान, उसके अंदर दिया एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पहले का दूसरा आएगा, यानी कि पहले का क्यू आएगा, यहाँ पर क्यू लिखा हुआ है, पहले का क्यू आएगा। उसके अंदर दूसरे राजकृष्ण का जो होगा वो राज ई क्लाउड आएगा, राज ई वोल्ट का होगा एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है वेबसाइट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। आपको दोस्तों इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना कौन सा सही है, इसके अंदर कौन सा गलत है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो आपको दिया है पहला स्टेटमेंट जो आपको दिया है इसमें बोला हुआ है कि इसके वेब पते में शुरुआत में HTTPS होता है। तो बिल्कुल आगे अगर आप सिक्योर वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले जो लिखा था वो HTTPS से लिखा था। HTTPS का फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। उसके अंदर अगला जो ऑप्शन दिया वो अगला जो स्टेटमेंट दिया वो आपको बोला है इसमें ब्राउजर विंडो हमेशा एक पैडलॉक चिन्ह होता है, बिल्कुल एक ताले का जो है वो चिन्ह बना आता है आपके उसमें, ठीक है। उसके अंदर लिखा आता है इसमें हमेशा .com डोमेन होता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो पीछे होता है वो .com लिखा आता है। तो दोस्तों ये गलत है क्योंकि .com हर बार नहीं लिखा आता, .in भी काफ़ी बार लिखा आता है। तो ऑप्शन पहला एंड ऑप्शन सेकंड जो है वो सही है, यानी कि स्टेटमेंट पहला और स्टेटमेंट सेकंड सही है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेजर के उदाहरण है। तो दोस्तों आपको पता होगा डॉट मैट्रिक्स जो होता है, इंकजेट जो होता है, लेजर जो होता है वो आपके प्रिंटर के उदाहरण होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। मॉनिटर के उदाहरण काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। मॉनिटर का उदाहरण होता है CRT यानी कैथोड रे ट्यूब, उसके अंदर होता है आपका LCD, उसके अंदर होता है फ्लैट पैनल, ठीक है। इस प्रकार से जो है मॉनिटर का उदाहरण होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछा है कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए क्या जानकारी आवश्यक है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। तो दोस्तों अगर आपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हो तो आपको कौन कौन सी जानकारी है वो आपसे पूछता है। तो आपको एक 16 अंकों का क्रेडिट कार्ड नंबर पूछता है, समाप्ति तिथि एंड CVV नंबर पूछता है, OTP आपसे पूछा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर है। CVV नंबर के बारे में मैंने तीनों क्लासों के अंदर आपको विस्तार से बता दिया है। 16 अंकों का क्रेडिट कार्ड नंबर है वो मैंने आपको सेकंड क्लास के अंदर बताया था। OTP जो है OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड, जैसे कि अभी जो 22 जनवरी 2023 का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ये आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। एंड दोस्तों ऑप्शन OTP के बारे में मैंने पिछले दोनों क्लास के बारे में फुल बताया हुआ है, तो मैं इस वाली क्लास के अंदर आपको नहीं बताऊंगा, आप उन क्लास को ले लेना।
क्वेश्चन 14वां आपसे ऐसे बोला है कि इसके अंदर आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना कौन सा सही है इनमें से। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया है वो आपको दिया है, यदि आप थोड़ी देर के लिए किसी कार्य पुस्तिका पे काम कर रहे हैं तो गलती से किसी सहेजे बिना बंद कर दिया जाता है तो आप MS एक्सेल में 2023 में सहेजे गए संस्करण को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर ऐसे बोल रहा है कि अगर आपने कोई MS एक्सेल में आपने कोई शीट बना रहे हो और गलती से आपसे वो बंद हो जाता है या आप उसको बंद कर दे तो बिना सेव किए हुए, तो आप उसको वापस पुनः प्राप्त कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, आपको इसके बारे में बताना है। दोस्तों अगला जो स्टेटमेंट दिया वो आपको दिया है कि MS एक्सेल 2010 में इंटरनेट से ईमेल या डाउनलोड द्वारा प्राप्त हुई एक्सेल फाइल स्वचालित रूप से प्रोटेक्ट व्यू में खुल जाएगी। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता दूं, स्टेटमेंट पहला जो है वो सही है, लेकिन स्टेटमेंट दूसरा जो है वो गलत है, क्योंकि प्रोटेक्ट व्यू में खुले ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो स्टेटमेंट पहला जो है वो सही है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड गलत है। यानी कि ऑप्शन ए तो सही है लेकिन ऑप्शन सेकंड सही है गलत है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि MS एक्सेल में यदि किसी सेल की सामग्री बड़ी है और सेल दिखाई नहीं देता है तो हम खालिस्तान का उपयोग करके सेल में दिखाई जाने वाली कोई सभी सामग्री को कई लाइनों में प्रदर्शित कर सकते हैं। दोस्तों उसके लिए जो है आपको यहाँ पर रेप टेक्स्ट का उपयोग करना पड़ेगा। दोस्तों इसके अंदर ऐसा बोला है कि अगर आप उसको कई लाइनों में प्रदर्शित करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर रेप टेक्स्ट का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि MS एक्सेल 2010 में खालिस्तान गोलाकार आकार का चार्ट है जिसे संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइड्स में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर ऐसे बोल रहा है कि एक गोलाकार चार्ट होता है जिसके अंदर स्लाइड के अंदर आपको विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों इस वाले चार्ट को बोला जाता है पाई चार्ट, आपको पता होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मित्र सेवा के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चयन करना है, यानी कि कौन सी ऐसी सेवा जिसका आप लाभ ई मित्र के द्वारा नहीं उठा सकते। तो दोस्तों आप बिजली पानी का भुगतान ई मित्र से कर सकते हो, बोनाफाइड या आदिवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, उसके अंदर रोजगार विभाग में पंजीकरण कर सकते हो। और ऑप्शन डी दिया आपको कि आप ई मित्र का उपयोग करके उपरोक्त सभी सेवा लाभ उठा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है, खालिस्तान नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल होता है। तो दोस्तों नए मतदाता का पंजीकरण आवेदन करने के लिए आपको एक ऑनलाइन पोर्टल जो होता है वो होता है आपका, दोस्तों वो होता है NBSP। ठीक है, उसके बाद में RSRTC की मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ आपका। RSRTC जो होता है राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद में UDAI जो होता है, UIDAI जो होता है वो आपका आधार कार्ड से संबंधित है। ठीक है, NSDL जो वेबसाइट होती है वो आपके पैन कार्ड अपडेशन से संबंधित है। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ करने के लिए वेब पोर्टल क्या होता है, यानी ट्रेनों के से संबंधित कौन सी वेबसाइट है। यहाँ पर पहली जो वेबसाइट है वही इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है indianrail.government.in, इसका करेक्ट आंसर है। बात करें rpsc.government.in, तो ये RPSC राजस्थान में जो RPSC चलती है जो आपकी कई सारी भर्तियाँ निकालती है उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके अंदर जो है trains.government.in ये आपकी नहीं है। उसके अंदर बात करें भामाशाह.rajasthan.government.in, भामाशाह से संबंधित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से साइबर थ्रेट्स यानी कि साइबर खतरे के कौन कौन से प्रकार है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया वायरस, ट्रोजनर्स, स्पाईवेयर है। उसके अंदर दिया क्रोम, फायरफॉक्स, एज। जैसे मैंने आपको बताया ये सारे वेब ब्राउजर है। शुरू से अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, विंडोज स्टोर क्या होता है, जहाँ से आप अपने कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो या अनइंस्टॉल कर सकते हो। उसके हम बात करें HTTP, HTTPS, FTP, तो मैं आपको बता दूं इन सब की फुल फॉर्म मैं आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है इस कार्ड से। इसकी फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। स्क्रीन मेरे पास छोटी है इस कार्ड से मैं लिख के नहीं बता सकता, आपको बोल रहा हूँ आप इसको लिख लेना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें 20वें क्वेश्चन की, तो इसके जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वायरस, ट्रोजनर, स्पाईवेयर जो है आपके साइबर थ्रेट्स के प्रकार होता है। ठीक है, इस कारण से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप जो है यहाँ पर आंसर देख के मत लगाना, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस कारण से आप जो है पूरा वीडियो को देखना एंड दोस्तों स्किप मत करना, केवल आंसर देख के मत चले जाना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि बस टोपोलॉजी में लिंक या नोट्स कैसे जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रत्येक नोड के लिए केबल से जुड़ा हुआ होता है। उसके हमें ऑप्शन भी दिया आपको, प्रत्येक नेटवर्क होस्ट में एक केंद्रीय बिंदु से एक बिंदु से बिंदु कनेक्शन होता है। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, जैसे स्टार आपने देखा होगा कि स्टार जो होता है वो कुछ इस प्रकार से बना होता है, जो सेंटर वाला होता है उससे सारे के सारे जितने भी नोड होते हैं वो आपके जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ए एंड बी जो है वो एक केबल से सारे जुड़े हुए होते हैं, बिंदु से बिंदु जो है वो कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर है। ए एंड बी दोनों स्टेटमेंट सही है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा है कि विंडोज 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खाते को प्रबंधित करने के लिए एक विशेष प्रकार के खाते का उपयोग किया जाता है।
उसको क्या बोला जाता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड दोस्तों इस बार के एग्जाम में छप सकता है कि विंडोज 10 के अंदर 2 प्रकार के आपको खाते मिलते हैं। आप इन 2 प्रकार के खातों से अपना विंडोज 10 चला सकते हो। तो दोस्तों एक प्रकार का जो खाता होता है वो मिलता है आपको एडमिनिस्ट्रेटर का और दूसरा मिलता है स्टैंडर्ड का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटर का। एंड दोस्तों सुपर जो होता है वो एक कंप्यूटर प्रकार होता है। दोस्तों ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है आईएसपी की पूर्ण रूप क्या होता है। तो आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है। आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है, यानी कंप्यूटर के लिए खतरा कौन सा है इनमें से। तो दोस्तों बात करें इसके अंदर सबसे पहले वायरस का, उसके अंदर दिया एंटीवायरस, उसके अंदर दिया फायरवॉल, उसके अंदर दिया अपडेट एंड सिक्योरिटी। तो दोस्तों बात करें आपके ऑप्शन बी की, एंटीवायरस जो होता है वो आपको वायरस आने से रोकता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपके कंप्यूटर के लिए खतरा है। एंटीवायरस जो है वो आपका खतरा नहीं है। ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछा होगा कि मान लीजिए कोई उपयोगकर्ता एक्स है जिसका MS एक्सेल 2010 का उपयोग करता है और अन्य उपयोगकर्ता वाई है जो MS एक्सेल फाइल साझा करता है। तो MS एक्सेल 2003 का उपयोग करता है। तो दोस्तों इसके अंदर नॉर्मल सा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लिख रहा है, लेकिन इसका आसान को छोटा सा है। इसके अंदर ऐसे पूछ रहा है कि आपके जो MS एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन क्या होता है। इनके एक्सेल के अंदर पीछे का जो एक्सटेंशन फाइल होती है वो किस नाम से होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं MS एक्सेल 2003 में होती है XLS के नाम से। एंड दोस्तों 2010 के अंदर जो आपका X एक और जुड़ जाता है, 2010 के अंदर भी यही है, 2007 के अंदर भी यही है, ध्यान रखना। तो दोस्तों XLS वाली फाइल एक ही केवल इसके अंदर, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला जो क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है कि विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, यानी कि विंडोज 10 के अंदर आप सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया सीधे इंटरनेट से जो है अपना विंडोज 10 के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज स्टोर से कर सकते हो, वर्ड फाइल का उपयोग करके नहीं कर सकते, CD या पेन ड्राइव से कर सकते हो। वर्ड फाइल का उपयोग करके आप अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हो, बाकी कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि MS पावरपॉइंट 2010 में अगर आप प्रस्तुति को समाप्त करना चाहते हो तो आपको दबाना होगा। तो दोस्तों मैं आपको इसके अंदर 2 चीज़ें बताता हूँ। अगर आप MS पावर पॉइंट के अंदर अगर प्रस्तुति को बंद करना चाहते हो तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एस्केप कुंजी। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स्ट्रा चीज की। तो दोस्तों अगर आप जैसे मान लो 5वीं स्लाइड के अंदर हो एंड दोस्तों आप चाहते हो कि 5वीं स्लाइड से आपका ट्रांजेक्शन यानी कि आपका प्रेजेंटेशन चालू हो, तो आपको यहाँ पे Shift+F5 दबाना पड़ेगा। ठीक है, Shift+F5 यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। एंड दोस्तों अगर आप चाहते हो पहली स्लाइड से आपका ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो तो आपको यहाँ पर F5 दबाना पड़ेगा। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड दोस्तों ये दोनों ही पूछे हुए क्वेश्चन है। इस कारण से मैंने आपको बता दिया F5 से आपकी पहली स्लाइड से ट्रांजेक्शन यानी कि स्लाइड से स्टार्ट होता है, जबकि Shift+F5 से आपके जिस स्लाइड पर आप अभी प्रेजेंट के अंदर होते हो उस स्लाइड से जो है आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एस्केप कुंजी। बाकी और कुंजियों के बारे में आपको पता होगा। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे बताइए विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है। वो इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर आपका कंप्यूटर कभी क्रैश हो जाए तो आप अपनी फाइल को वापस ले सके। ठीक है, जिससे आपका कंप्यूटर वापस रिकवर हो सके। सिस्टम की खराबी, सिस्टम के क्रैश हो जाने पर कंप्यूटर सिस्टम को रिकवर करने के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन वो आपसे पूछा कि दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ अगर दर्ज करना चाहते हो तो दोस्तों आपको क्या कुंजी दबानी पड़ेगी। जैसे आपका कोई पैराग्राफ है वो ऐसे चल रहा है, अगर आप यहाँ पर अगर आप आ गए उसके अंदर अगर आप यहाँ से नया पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पे एंटर दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन के अंदर बात करें तो अगला जो क्वेश्चन वो आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है जिसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि भी शामिल होता है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जो भी अगर अब तक आंसर देके बता रहा है तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देके बताऊं तो मैं आपको मानूंगा कि आपको वास्तव में आता है, इसका आंसर वास्तव में आपको आता है। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन से वो आप हमें कमेंट में जरूर बताना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो क्लिक कर देना, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन के, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका MS आउटलुक होता है, वो आपका व्यक्तिगत प्रबंधक भी होता है। एंड दोस्तों ये ईमेल एप्लीकेशन होता है जो ईमेल क्लाइंट का भी काम करता है और एंड इसके अंदर जो है कैलेंडर, कार्य प्रबंधक भी आपके शामिल होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि वाईफाई का पूर्ण नाम क्या होता है, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। दोस्तों छोटी स्क्रीन है इस कारण से मैं आपको लिख नहीं सकता है, तो इस कारण से मैं आपको बोल रहा हूँ, आप आई होप आप इनको लिख रहे होंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि ईपीडीएस में पीडीएस का फुल फॉर्म क्या होती है। तो पीडीएस की फुल फॉर्म पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो उसका करेक्ट आंसर है। इस क्लास के अंदर बहुत सारे फुल फॉर्म मैंने बताई है आपको, बहुत सारी फुल फॉर्म मैंने आपको पिछले वाली 2 क्लासों के अंदर बताई हुई है। एंड दोस्तों उससे पहले जो आपके पेपर हुआ थे उसके अंदर भी मैंने 22 से 20 वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी क्लासें बताई हुई है। एंड दोस्तों 2-3 क्लास थी तो मैंने आपकी पर्सनल केवल फुल फॉर्म पे लिए, क्योंकि फुल फॉर्म से जो आपके 5 से 6 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। पिछले बार का आप चाहे एग्जाम उठा के देख लेना। ठीक है, उसके अंदर भी काफ़ी सारी फुल फॉर्म आती है, जैसे OTP की आई थी आपकी। ठीक है, URL की आपकी फुल फॉर्म आई थी, तो बहुत सारी फुल फॉर्म आई थी। एंड दोस्तों ये सारी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी पिछली बार भी, एंड दोस्तों इस बार भी बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप इसका करेक्ट आंसर कर पाएंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक खोज इंजन का एक उदाहरण है, यानी कि सर्च इंजन कौन सा होता है। मैंने जैसे आप बोला था इसके अंदर आ गया वो क्वेश्चन, ठीक है। गूगल जो होता है वो आपका एक सर्च इंजन होता है, खोज इंजन होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। फायरफॉक्स जो होता है वो आपका एक वेब ब्राउजर होता है, ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। मैं इसके बारे में और डिटेल नहीं बताऊंगा और आपको बता दिया। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको दिया, विंडोज 10 में डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं दिखाई देता है, यानी कि अगर आप विंडोज 10 के अंदर डेस्कटॉप खोल के बैठते हो तो उसके अंदर कौन सी चीज़ें उसके अंदर नहीं होती है। तो इसके अंदर आपको दिया है प्रारंभ बटन, यानी कि स्टार्ट बटन बोल रहा है। स्टार्ट बटन जो आपके कीबोर्ड में छपाता है उस पर दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन ए तो दिखाई देता है। टास्क बार क्या होता है, जो सबसे नीचे की जो स्लाइड होती है जिसके अंदर आपको टाइम दिखता है या 2-3 एप्लीकेशन आपको जैसे देखने को मिलती है वो आपके टास्क बार होता है, यानी कि बी भी दिखाई देता है। बात करें सी आइकन भी आपको दिखाई देता है। स्क्वायर जो है वो आपको दिखाई नहीं देता है, यानी कि ऑप्शन डी जो उसका करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रहा है खालिस्तान MS वर्ड 2010 में बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। तो दोस्तों उसका डिफॉल्ट नाम जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। दोस्तों आई होप आपको नई वीडियो शुरू से एंड तक देखी होगी। एंड दोस्तों ये थे आपके RSET के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पूछे जा सकते हैं। एंड दोस्तों इससे पहले मैंने आपको जैसे बोला कि ये आपकी 3rd क्लास है, 2 क्लास मैंने पहले ले रखी है। अगर आपने उन वीडियो को देखा है तो उन वीडियो को देख लेना। उससे पहले भी काफ़ी सारी क्लास ले रखी है, लेकिन अभी जो 12 फरवरी 2023 के लिए स्पेशल क्लासेज जो मैं अभी ले रहा हूँ वो अभी 2 क्लास आपकी हो चुकी है, 3री क्लास थी। एंड दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। तो अगर आप आई होप आपने अब तक इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं शाम वाली नेक्स्ट RSET वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।